ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर हमारी गुफ्तगू जारी है। एजाज साहब, इस सारी सूरत हाल के अंदर एक जो न्यूक्लियर इशू था उस पर अब ये कहा गया कि ऑन साइट जो है जो एनरिचमेंट का लेवल है उसको कम कर लिया जाएगा, यानी कि वो एयरलिफ्ट नहीं करेंगे फिसाइल मटेरियल को, वो ईरान के अंदर ही एनरिचमेंट लेवल्स को नीचे लेकर आएंगे। IAEA के इंस्पेक्टर्स जो हैं उनको एक्सेस दी जाएगी। सो इज़ दिस अ ह्यूज डेवलपमेंट, या फिर ये तो उसी जगह पर नहीं आ गए हम जहाँ पहले भी थे, क्योंकि 2017 तक भी इंस्पेक्शंस चलती रही थी। वो और बात है कि उस पर ये सवालिया निशान और एतराज़ हुआ करता था कि ईरान की तरफ से इतनी ट्रांसपेरेंट एक्सेस नहीं दी जा रही और कुछ फैक्ट्स को छुपाया जाता है, ऐसे एक्यूजेशंस मौजूद हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कर्टेल हो जाएगा ईरान का। जी, मैं इससे पहले कि आपके क्वेश्चन को जो है मैं जवाब दूं, मैं दोनों साथी पैनलिस्ट से एहतराम के साथ मैं एक चीज़ अर्ज करूं। जैसे जब मैंने ये कहा कि ईरान को फतेह हुई है, देखिए मिलिट्री हिस्ट्री में या मिलिट्री साइंस में और इवन इंटरनेशनल रिलेशन में भी जंग में जो फतेह है उसका नोशन क्या है। जंग किसी खास पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के लिए लड़ी जाती है एंड वो असल में जब वो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव नॉर्मल प्रोसेस से डिप्लोमेसी से अचीव नहीं होता तो देन वॉर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू अचीव दोज पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। तो अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो रिजीम चेंज थे। अमेरिका के ऑब्जेक्टिव जो थे वो वहाँ उसको डी न्यूक्लियराइज करना था और उस थ्रेट को एलिमिनेट करना था। क्या उनमें से किसी एक ऑब्जेक्टिव को अमेरिका अचीव कर पाया? जवाब यकीनन ना में है। जबकि उसके बरक्स ईरान की तो जंग नहीं शुरू की, ईरान पर तो ये जंग इम्पोज की गई थी। ईरान का सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि उन्होंने सरवाइव करना है इस ऑनस्लॉट के अगेंस्ट, तो उन्होंने सरवाइव कर लिया। तो अब अगर आप इसको मेजर करें तो इन ऑल probable definitions of notion of victory ईरान जीता है। हम उसे उस तरह एक्नॉलेज करें या ना करें, लेकिन अमेरिकन को ये बात, अमेरिकन जो है वो ना वहाँ से निकल सकते थे और ना वो काइनेटिक एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर सकते थे। लेकिन एक कैच सिर्फ ये था, वो जो आर्गुमेंट पहले हो रहा था उसमें ये था कि अफगानिस्तान के अंदर भी सोवियत रशिया हारा और डिसइंटीग्रेट हो गया, फिर अमेरिका भी एग्जिट कर गया, बट अफगानिस्तान इज स्टिल नॉट अ प्लेस टू लिव फॉर मैनी पीपल। दे वुड चूज अमेरिका एंड रशिया टू लिव इन। तो क्या ईरान ट्रांसलेट कर सकता है नेशनल ग्रोथ में इस विक्ट्री को जो आप बात कर रहे हैं? मैं उसमें आता हूँ। देखिए, अब अगर ईरान ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, देखिए तो इसका मतलब है कि ईरानी सोच में एक तब्दीली आ गई है। ठीक, देखिए ईरान में 47 सालों से वो स्पिरिचुअल लीडरशिप और उनके साथ पासदान जो उनका या IRGC कह लीजिए, वो डोमिनेंट थे उनकी फॉरेन पॉलिसी में, उनकी इंटरनल पॉलिसीज में भी। लेकिन अब हमने देखा कि जो दूसरा निस्बतन मॉडरेट ग्रुप है जिसमें हार्वर्ड के और दूसरी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए PhD जिसमें हैं, वो उन लोगों ने जो है वो उन्होंने भी असर्ट किया और उन्होंने ये सोच दी कि अगर हम टेम्परेरली इस सीज फायर को रिस्पेक्ट करते हैं, टेम्परेरली मीन्स के कुछ सालों के लिए या जो भी अरसा जो है बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स वो अवेलेबल होता है, तो हम अपने आप को जो है रिवाइव कर सकते हैं, हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं और वो जो हमारे पोटेंशियल्स हैं, ट्रेमेंडस इकोनॉमिक पोटेंशियल्स, हम उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एजाज साहब, आपने न्यूक्लियर इशू का मेरा सवाल था, उस पे भी आ जाइए कि न्यूक्लियर इशू को आप क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियर इशू में जी मेरे नहीं ख्याल जी न्यूक्लियर इशू पे ईरान अगर पहले तो ईरान ओबामा साहब के ज़माने में काफ़ी फ्लेक्सिबल था, अब ईरान इसको कभी भी जो है अमेरिकन ख्वाहिशात के आगे सरेंडर नहीं करेगा। क्योंकि उन्होंने ये देख लिया है कि इस जंग में अल्टीमेटली सर्वाइवल की जो है
वो आपके वार पोटेंशियल से है। अगर बिल्कुल, आपके पास ठीक। बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं होंगे, ड्रोन्स नहीं होंगे और आपकी ये थ्रेट नहीं होगी कि आप कभी भी न्यूक्लियर हो सकते हैं, तो फिर तो इजराइल के लिए सही। ईरान एक तरने वाला साबित होगा। सही। बुनियादी सवाल भी ये है कि जी। न्यूक्लियर इशू के ऊपर ईरान क्या डिसाइड करता है और यही डिसाइड करेगा कि इस एग्रीमेंट का फ्यूचर क्या वो हो सकता है। एजाज साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये फैज़ साहब ने भी जो बात की कि एक तो हम ये कह नहीं सकते कि ये जो पीरियड है 2 महीने का इसमें सब कंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि जो शिकें हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि म्यूचुअली एक्सटेंडेबल ये थ्रेशोल्ड हो सकता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस तरह से हमने इस मुज़ाकराती अमल में देखा है कि जो फंड्स रिलीज़ करने की बात की जा रही है, अब कहा गया कि $12 अरब का जो एसेट रिलीज़ है उस पर तो साइन भी हो चुके हैं। फिर हमने ये भी देखा है कि ऑयल फ़रोख्त करने की परमिशन मिल गई। तो मिडल ईस्ट के मिलिट्री स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में ये कितना बड़ा बूस्ट हो सकता है ईरान के लिए, और ईरानियन प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, हाउ कैन वी बेनिफिट आउट ऑफ इट, क्योंकि पाकिस्तान एक एनर्जी हंगरी कंट्री है, हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है ऑयल का। आपको लगता है कि अब सऊदी अरेबिया या अमेरिकन प्रेशर उस तरह से नहीं है पाकिस्तान के ऊपर कि हम ईरान के करीब जाके उनसे ट्रेड करें ऑयल एंड गैस के ऊपर, पाइपलाइन के ऊपर? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो पूरा सिनारियो है ये इतना आसान नहीं है, इसको हम ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मिडिल ईस्ट का जो पूरा सियासी और बैकग्राउंड है उसमें बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं। उसमें फ़लस्तीन का मसला एक बुनियादी मसला है। फिर जो अरब कंट्रीज़ के रिलेशनशिप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह इम्प्रूव हुए हैं, जहां हम 67 या 73 में उनको इजराइल से लड़ते हुए देख रहे थे, कैंप डेविड के बाद बतदरीज इजराइल ने अपने इंग्रेस बनाई और बहुत सारे अरब मुल्कों ने एक तरह से अगर अबैंडन नहीं किया एलानिया तौर पे, तो वो इस फ़लस्तीन के मसले से तकरीबन डिफेक्टो वो लाताल्लुक ज़रूर हो गए। और फिर हमने देखा कि यूएई तो बिल्कुल एक तरह से प्रॉक्सी बन गया इस इजराइल के इंटरेस्ट के लिए, उनका इकोनॉमिक एक फ्रंट ऑफिस बन गया। अब आइए इस जंग की तरफ। तो इस जंग के नतीजे में ये पहली बार हुआ है कि एक सोल सुपर पावर एक दूसरे मुल्क से, निस्बतन कमज़ोर मुल्क से जंग हारने के बाद वो मुज़ाकरात की मेज़ पे आए हैं। तो ये सोचना कि अब तमाम चीज़ें जो है वो ईरान की मर्जी से होंगी या अमेरिका जो है वो इस खिते से निकल जाएगा, ये बिल्कुल खाम ख्याली होगी। मैं बिल्कुल हमारे जो मोज़ेज़ पैनलिस्ट हमें यूएस से ज्वाइन किया हुआ है उनकी बात की तायीद करूँगा कि ये अमेरिका कुछ अरसे के लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉज लेगा और उस टाइम में ये नहीं होगा कि कोई दूसरा ग्रुप या दूसरे मुल्क या कोई और ऐसी अरेंजमेंट मार्ज़ वजूद में आ जाएगी जो अमेरिकन सिक्योरिटी पैराडाइम को टोटली रिप्लेस कर देगी। ये चीज़ें जो है ऐसे नहीं होंगी। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, बहरहाल ये खुशाइंद बात है और इस खिते के अमन के लिए, ईरान के लिए इसमें जाहिर है ईरान इज़ दी सोल बेनिफिशरी, मेजर बेनिफिशरी इस पूरे तनाज़े में। इतनी जो है रेजिलियंस के बाद, इतनी कुर्बानियाँ और इतनी तबाही देने के बाद, जानों की कुर्बानियाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर की, इकनॉमिक इंटरेस्ट की कुर्बानियाँ देने के बाद, अपने सुप्रीम लीडर की कुर्बानी देने के बाद, अब ईरान जो है वो इस पोजीशन में है कि वो अपना जो पोटेंशियल है इस खिते में अपने कद काट के मुताबिक उसको रिवाइव करे और उसके साथ अपनी रीअलाइनमेंट्स करे सोशो इकोनॉमिक सेक्टर्स में खिते के ममालिक में। और पाकिस्तान यकीनन उनके साथ एक अच्छी बाइलेटरल ट्रेड करने की पोजीशन में है। पाकिस्तान को एनर्जी की ज़रूरत है, ईरान को रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। ईरान की हम बहुत सारे एरियाज़ में हम उनको टेक्नोलॉजी से, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स से हम उनको मदद कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं जो यकीनन ये जो आज का दौरा है हाई लेवल, ये उसके लिए एक इब्तदाई
आप कह लीजिए कि ईंट रखी जाएगी इस पे, और फिर इंशाल्लाह इस पे जल्द ही आप देखेंगे कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। एग्जैक्टली ईरान के लिए बहुत से मेजर टेक अवेज हैं इस एग्रीमेंट के तहत, जो कि अब लॉन्ग स्टैंडिंग पीस में कन्वर्ट होता है या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।